हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है, पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और अगर पावर शेयरिंग ना किया जाए तो क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये हमारे सिविक्स का पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही छोटा है और बाकी सारे चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट छोटे ही हैं। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत दो कंट्री के स्टोरी से होती है। एक है बेल्जियम के बारे में और दूसरा है श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है और अगर उसके एरिया की बात करें तो वो हमारे हरियाणा से भी छोटा है। उसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। उसके पॉपुलेशन की बात करें तो वो 1 करोड़ है, यानी कि हमारे हरियाणा से ऑलमोस्ट हाफ है। तो ये देखो, ये बेल्जियम का मैप है। यहाँ पर जो येलो वाला रीजन है वो फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पर 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो नीचे वाला रीजन है ये वलोनिया रीजन है। यहाँ पर 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और बाकी बचे 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। इसका जो कैपिटल सिटी है जिसका नाम ब्रुसेल है, वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, वहीं 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। यानी कि ये कंट्री से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यानी कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनका मेजॉरिटी है, वहीं कैपिटल ब्रुसेल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनका मेजॉरिटी है। तो जो कंट्री में माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी और इसकी वजह से वो लोग जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको सप्रेस करते थे। दूसरा कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एडुकेशन में जो बेनिफिट है वो बहुत ही बाद में मिलता था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एडुकेशन में जो बेनिफिट है वो सबसे पहले मिलता था और वो डच कम्युनिटी को सप्रेस किया करती थी। तो इसी की वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन जो है वो आ जाता है। ड्यूरिंग 1950s और 1960s में ये जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्रुसेल में ये जो टेंशन था ये और भी ज़्यादा एक्यूट था। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, पेज नंबर 4 ऑफ NCERT। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंट्री में जो रीजनल डिफरेंसेस है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। तो 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया ताकि जो लोग हैं वो पीसफुली एक ही कंट्री में एक साथ मिलकर रह सके। तो उन्होंने बेल्जियम मॉडल को कुछ ऐसे चेंज किया। पहला कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो इक्वल होंगे। दूसरा कि अगर कोई लॉ पास किया जाएगा तो दोनों ही कम्युनिटी का सहमति होना ज़रूरी है। किसी एक कम्युनिटी के सहमति से लॉ को पास नहीं किया जाएगा। तीसरा कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स दोनों ही रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। चौथा कि ब्रुसेल में एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया ब्रुसेल में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था इसी की वजह से। यानी ब्रुसेल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। पांचवा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट बनाया गया जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था।
तो ये गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाया गया, यानी डच कम्युनिटी का एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच के लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन के लिए जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी तीनों ही कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसको उसके कम्युनिटी के लोग ही उसको इलेक्ट किया करते थे। और ये जो गवर्नमेंट है ये अपने अपने कम्युनिटी के जो कल्चरल, एडुकेशनल और जो लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पर काम करती है। तो अगर हम देखें कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बाद भी ये जो मॉडल है इसने बहुत अच्छे से काम किया और अब बेल्जियम के जो लोग हैं वो सेम ही कंट्री में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और अब वहाँ पर कोई डिवीज़न या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसी की वजह से जब बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाना चाहा तो उन्होंने ब्रुसेल को अपना हेडक्वार्टर चुना, यानी यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल को चुना गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 करोड़ लोग रहते हैं जो कि हरियाणा के बिल्कुल सेम है। तो साउथ एशिया के जो दूसरे नेशंस हैं उनकी ही तरह श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है वो सिन्हाला स्पीकर्स की है, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं जो कि 74% है। वहीं 18% तमिल स्पीकर्स हैं, यानी जो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनमें भी 2 तरह के तमिल्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स जो कि श्रीलंका के ही निवासी हैं जो कि 13% है और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स जो कि इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के दौरान प्लांटेशन वर्कर बनकर गए थे और वो वहीं पर रह गए। तो जो श्रीलंकन तमिल्स है वो कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं। बहुत सारे जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वहीं पर जो तमिल्स है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। वहाँ पर 7% लोग जो है वो क्रिश्चियन हैं जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज ही बोलते हैं। मेजोटेरेनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उभर कर आया। तो यहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, जिसकी वजह से इसके जो लीडर्स थे वो पूरे गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस जो है वो बिठाने में सफल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो मेजॉरिटी में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है और वो उनके ही अकॉर्डिंग, उनके ही फेवर में लॉज वगैरह बनाने लगती है। तो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही पॉलिसीज़ बनाती थी जो कि सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट किया करता था। सिन्हाला कम्युनिटी जो थी उनको जॉब्स में या फिर यूनिवर्सिटी के पोजीशन में फेवर किया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों ही कम्युनिटी कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसमें से जो सिन्हाला कम्युनिटी होगी उसको वो जॉब दे दिया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सिटी हो गया या फिर जॉब हो गया उसमें सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर किया करती थी, उनको ही जॉब्स वगैरह दिया करती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट थी वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाया करती थी जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में होता था और उन्हें जॉब्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, उनको फेवर किया जाता था। और तो और जो गवर्नमेंट थी वो धर्म के नाम पर भी भेदभाव करने लगी, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने लगी और उसे प्रमोट करने लगी और दूसरे कम्युनिटी जो थे उनको डिनाई किया जाने लगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको रियलाइज़ हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उनके धर्म को नहीं अपना रही और तो और उनका जो बेसिक राइट है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। तो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है
और तो और उनको जॉब्स पाने में या दूसरे कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। तो अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट जो है वो अब उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, तो उन्होंने खुद ही कुछ स्टेप्स लिए। पहला कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपना पार्टी बनाया, अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाया और उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। दूसरा कि जॉब्स के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, उनके डिमांड को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड की। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने इसको भी इग्नोर किया, जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हज़ारों लोगों की मौत हो गई। दोनों ही कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग जो है वो मारे गए। बहुत सारे फैमिलीज़ को फोर्स किया गया कंट्री को छोड़ने के लिए और बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए। तो हमने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा? ये दोनों ही स्टोरी में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेसी थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने सिचुएशन को अलग तरह से डील किया। बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ के जो लीडर्स थे उनको रियलाइज हो गया कि कंट्री का जो यूनिटी है, एकता है, वो टूटती जा रही है, लोग जो है वो सेपरेट होते जा रहे हैं। तो उन्होंने दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के फीलिंग को, उनके इंटरेस्ट को इक्वली महत्व दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इक्वली पावर शेयरिंग हुआ और दोनों ही कम्युनिटी जो है वो सेम कंट्री में पीस एक साथ मिलकर रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो दूसरी कम्युनिटी थी उसके फीलिंग्स, उसके इंटरेस्ट को उसने इग्नोर किया और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वहाँ पर सिविल वॉर हो गया और वॉर से कभी भी किसी का भला नहीं होता है। तो वही हुआ श्रीलंका में। तो श्रीलंका में पावर को इक्वली शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वॉर छिड़ गया। तो इससे ही हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो उभर कर आता है, जो कि है कि पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है या फिर वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसके दो रीज़न हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न। तो पहला है अपना प्रूडेंशियल रीज़न। पावर शेयरिंग करना अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो दो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का जो खतरा है वो टल जाता है। यानी दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो पावर शेयरिंग करना अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। जैसा कि हमने दोनों एग्जाम्पल से समझा कि बेल्जियम में क्या हुआ कि वहां पर पावर शेयरिंग हुआ, जिसकी वजह से कंट्री का जो स्टेबिलिटी है वो बना रहा। वहीं श्रीलंका में कंट्री का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो छिन गया क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग नहीं हुआ। दूसरा है अपना मोरल रीजन, जो कि कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, यानी कि वो बेस है डेमोक्रेसी का। यानी एक कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो तभी अच्छे तरह से चल पाएगा जब वहाँ पर पावर शेयरिंग होगा, और जितना इक्वली पावर शेयरिंग होगा वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उतना ही अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, काम कर पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर को कौन कौन से तरीके से शेयर किया जाता है। पहला है हॉरिजेंटल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि पावर को सेम लेवल पर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है। यानी सेम लेवल पर डिफरेंट गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। तो इसमें जो ऑर्गन्स हैं उनको सेम पावर दिया जाता है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके पास सेम पावर होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है।
और ये सभी ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे पर नज़र बनाए रखते हैं और एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई एक ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है और सभी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। तो इसी की वजह से इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। दूसरा होता है वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर पावर को शेयर किया जाता है, यानी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर पावर को शेयर किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरे कंट्री का गवर्नमेंट होता है, वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो एक स्टेट को देखता है, वहीं जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो लोकल बॉडीज़ की तरह काम करता है और इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करता है। तो इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है और फेडरलिज्म के ऊपर अपना सेकेंड चैप्टर भी है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा होता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा कि वहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, तो वो जो गवर्नमेंट है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किया जाता है ताकि जो सोशली वीकर सेक्शंस है और जो वुमेन है उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट किया जा सके। वहीं इंडिया में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इंडिया में जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन होती है उनके लिए सीट्स रिजर्व होता है, खुद को किसी से अलग ना समझे और इस रिजर्वेशन की वजह से उनको पावर में एक फेयर शेयर मिल जाता है। चौथा होता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में शेयर किया जाता है। तो बहुत सारे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज के बीच में आपस में कंपटीशन बना रहता है। तो इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जो पावर है वो एक ही पार्टी के हाथ में नहीं रह जाता है और लॉन्ग रन में जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होता है और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में ये जो पावर है वो शेयर होता है। तो कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो है वो आपस में मिलकर एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं ताकि वो इलेक्शन को लड़ पाएं, यानी कि वो आपस में मिल जाती हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ पाएं। तो इस अलायंस में जो इलेक्टेड होता है उसे ही हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। वहीं कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट वो करा सके। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो इनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं प्रेशर बनाकर। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बारे में हम चैप्टर 3 में भी और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आप में से बहुत कम लोग हो जो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।